गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है इसे देखेंगे। तो आज ये इस पुस्तक के लिए ये पहली वीडियो होगी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ को हम लोग एक एक करके क्रमवार वीडियो के माध्यम से पूरी पुस्तक को पढ़ने वाले हैं। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो यहाँ लिखा गया है कि प्रस्तुत अध्याय में भाषा और साहित्य के साथ साथ जो ये अध्याय प्रस्तुत किया जाता है या किया जा रहा है उसमें भाषा और साहित्य के साथ साथ तथा उनके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का उपक्रम हुआ है। यूँ भाषा, साहित्य और संस्कृति के संपृक्त संदर्भ में यह हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। ये कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के साथ ही यह हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। इसे तब हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह पढ़ा जाना चाहिए। और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए? तो हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए। यानी अपने बुक के बारे में बता रहे हैं। कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी। और कहते हैं कि साहित्य की तरह भी इसे पढ़ा जाना चाहिए, यानी इतिहास की तरह भी पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य की तरह भी पढ़ा जाना चाहिए। आधुनिक युग में साहित्य, जो आधुनिक युग चल रहा है, इस युग में जो है वो साहित्य कैसा होता है? कह रहे हैं कि समूचे अध्ययन की अंतर्वस्तु है। आधुनिक साहित्य में यहाँ लिखे हैं, थोड़ा सा आगे चले गए थे। हाँ, आधुनिक युग में जो साहित्य है, ठीक है, आधुनिक युग में साहित्य के इतिहास की यह नई महत्वाकांक्षा कही जा सकती है। यानी जो मैंने ये बुक लिखा है इसे जो है आधुनिक साहित्य में एक इतिहास के लिए एक नई महत्वाकांक्षा कही जा सकती है। इस दृष्टि से वृत्त यही सर्वांगपूर्ण न होकर के चयन धर्मी है। चयन धर्मी है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से वही है, आप चूज कर सकते हैं, आप चयन कर सकते हैं इसका, तो चयन धर्मी है। और युग विश्लेषण तथा विवेचन प्रतिनिधि रचनाकारों के आधार पर हुआ है। यदि विवेचन सही परिप्रेक्ष्य में हुआ है तो अलग से फिर मूल्यांकन की अपेक्षा नहीं रह जाती। संवेदनात्मक विकास को समझने में सुविधा हो, संवेदनात्मक इतिहास को समझने में सुविधा हो, कवि कीर्तन की बजाय कविता कीर्तन की दृष्टि से यहाँ प्रमुख है। ये बात आप देखे होंगे, शुक्ल जी भी लिखी हैं कि कवि कीर्तन नहीं कि इस बुक में नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है साहित्य या कविता कीर्तन ही किया गया है, यानी साहित्य को दर्शाया गया है, साहित्य पे बल दिया गया है, न कि कवि कीर्तन पे बल दिया गया है। तो वही चीज़ जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी भी अपने बुक में लिखते हैं। और क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि इतिहास में बल इतिवृत्त पर होता है। इतिहास में जो इतिहास लिखा जाता है उसमें जो बल दिया जाता है वो इतिवृत्ति पर दिया जाता है, जो बीत गई घटनाओं पर दिया जाता है। विकास में इतिवृत्त के उस अंश पर जहाँ दिखाया जाता है कि एक युग अपने पिछले युग से और एक रचनाकार कालक्रम में अपने पहले से
पहले के रचनाकार से कहाँ और क्यों भिन्न है तथा क्यों विशिष्ट है। कह रहे हैं कि जो इतिहास होता है उसमें जो है इतिवृत्त पर बल दिया जाता है, विकास में इतिवृत्त के उस अंश पर बल दिया जाता है या उस अंश को जोड़ दिया जाता है या उस अंश को दिखाया जाता है जो एक युग जो है वो पिछले युग से कैसे वो अलग था, कैसे भिन्न था, या एक रचनाकार अपने पिछले रचनाकार से किस प्रकार से वो अलग था, ठीक है, या अलग था या फिर किस प्रकार से वो विशिष्ट था। जैसे भाषा, साहित्य और संस्कृति के अंतर संपर्क में हिंदी क्षेत्र और वहाँ के जन समुदाय की संवेदना कैसे विकसित होती गई। कहें कि साथ में यह भी दिखाया जाता है कि भाषा कैसे विकसित होती चली गई, साहित्य कैसे विकसित होता चला गया, वहाँ की संस्कृति कैसे विकसित होती चली गई, ठीक है। और इन तीनों के संपर्क में आकर के ये हिंदी क्षेत्र और वहाँ के जन समुदाय की जो संवेदना है वो कैसे विकसित होती चली गई। फिर कह रहे हैं साहित्य उसे किस रूप में प्रतिफलित करता है, और साहित्य जो है उसे किस रूप में प्रदर्शित करता है या प्रतिफलित करता है, कैसे प्रतिफलित कर रहा है। यह इस समुचे अध्ययन की अंतर्वस्तु है। यह जो है समुचे अध्ययन की, पूरे अध्ययन की क्या है, अंतर्वस्तु है। संसार को समझना दर्शन का काम है। कह रहे हैं कि संसार को जो समझना है वो दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का काम है। संसार को समझना दर्शन का काम है कि ये बहुत मोस्ट पंक्ति हो जाती है यहाँ से, तो ये कथन के रूप में पूछा भी जा सकता है आपसे कि संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का काम है, और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। और उसकी पुनर्रचना करना किसका दायित्व है, तो साहित्य का काम है, ठीक है, या साहित्य का दायित्व है। ये आपसे पंक्ति पूछी जा सकती है। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और आप लोगों के लिए ये चीज़ अंडरलाइन कर देता हूँ। किससे, ग्रीन से। तो आप लोग भी अपने बुक में जो है इस चीज़ को क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस वीडियो का पढ़ने का उद्देश्य यही है कि आप जो है साथ साथ अपनी बुक को क्या कर सके, पढ़ सके। रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है उसे आप पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ यहाँ से इस बुक को जो है व्यास सम्मान मिला है और प्रमाणित बुक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे टीटीपीटी हो, या DSSS हो, NBS हो, KVS हो, तो ये बुक जो है प्रमाणित बुक है। तो जो प्रमाणित बुकें होती हैं वहाँ से प्रश्न बनता है और इस पर जो है व्यास सम्मान पुरस्कार भी मिल चुका है इस बुक के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। कह रहे हैं कि इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यत्न हुआ है। कह रहे हैं कि इस बुक में भी इसी तरह इसी रूप में, जिस रूप में मैंने बताया संसार को समझना दर्शन का काम है, यानी मैं संसार को दर्शन के माध्यम से देखा हूँ, फिर उसे अगर मैं परिवर्तित किया हूँ तो वो राजनीति पे फोकस किया हूँ कि राजनीति कैसी रही होगी कि उसको बदल दी होगी, तो मैंने इस पर भी अपना फोकस रखा हूँ और उसे पुनर्रचना करना साहित्य का दायित्व। तो तीनों पार्टों को जो मैं ध्यान में रखते हुए जो है साहित्य का विकास समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस बुक के माध्यम से ये लिख रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि जो शुक्ल जी हैं यानी रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन का विवेचन आरंभ करते हुए कहते हैं जनता और शिक्षित जनता,
जनता और शिक्षित जनता। यानी एक तो जनता थी और उसमें भी एक वर्ग ऐसा था जो शिक्षित था। तो शिक्षित जनता, जनता और शिक्षित जनता के बीच जो सूक्ष्म अंतर किया था उसकी स्पष्टतर पहचान अब आधुनिक साहित्य के विस्तृत होते फलक में देखी जा सकती है। यानी थोड़ा सा कलर मैंने चेंज नहीं किया और इसलिए जो है ये यहाँ से मुझे रेड करना था, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या करना था, रेड करना था, क्योंकि वो पॉइंट आपको जो है ग्रीन वाला जो है हाईलाइट करना है, ये सारा हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। ये जो मैं रेड चला रहा हूँ ये हाईलाइट आपको नहीं करना है। चलिए इसका मैं थोड़ा सा कलर और चटकार कर देता हूँ, 3 कलर लगा देता हूँ। और कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहीं तक आपको अंडरलाइन करना है। चलिए, तो ये कहते हैं कि हाँ, जनता और शिक्षित जनता में जो सूक्ष्म अंतर शुक्ल जी ने किया था वो जो है ये आधुनिक जो विस्तृत साहित्य दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट वो चीज़ साफ साफ दिखाई देती है। और कह रहे हैं कि आलोचना और इतिहास विवेक समकालीन साहित्य के अध्ययन और उसकी परख से निःसृत होकर तथा युगीन संदर्भों से जुड़कर ही प्रमाणिक तथा गतिशील बनता है। प्रस्तुत लेखक द्वारा आधुनिक साहित्य के आरंभिक इतिवृत्ति और अध्ययन हिंदी नवलेखन 1960 तथा हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ यानी आधुनिक प्रवृत्तियाँ। तो हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ ये आया था 1969 में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आधुनिक साहित्य के आरंभिक जो इतिवृत्त और अध्ययन है वो हैं हिंदी नवलेखन है 1960 में, हिंदी साहित्य की अधुनातन, ये आधुनिक जो लिखे गए हैं बुकें उनके बारे में कह रहे हैं। जो आधुनिक साहित्य के ऊपर जो बुकें लिखी गई तो हिंदी नवलेखन 1960 में आया। फिर हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ के रूप में आया 1969 में। कह रहे कि तब जब ये सब आ गए, यानी तब कह रहे हैं कि ये तब लिखे गए थे जब नई कविता और नवलेखन की रचना प्रक्रिया पूरे वेग पर था, ठीक है। ये तब लिखी गई थी ये दोनों रचनाएं जब नई कविता और नवलेखन की रचनाएं क्या थी, इन रचनाओं की प्रक्रिया जो है बड़ी तेज थी, पूरे वेग पर थी। रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस को भले केंद्र में रखते हैं। यानी अगर देखा जाए तो शुक्ल जी जो है रामचरितमानस इतिहास को रचना को, ग्रंथ को या महाकाव्य को साहित्य के केंद्र में रखते हैं और उसी को रख करके और सारी रचनाओं की तुलना वो करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जो है, यानी सांस्कृतिक मूल्यों की तुलना रामचरितमानस रचना के आधार पर हर जगह करते हैं, यानी उसी को केंद्र में रखते हैं। पर उनका आलोचना और इतिहास विवेक उनके युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ है। लेकिन अगर उनकी आलोचना हो, चाहे उनकी जो है इतिहास के ऊपर जो उनका विवेक हो, ये सब जो है उनकी युगीन यानी उनके समय का जो साहित्य रचा जा रहा था, यानी छायावाद, उस समय छायावाद चल रहा था, तो उनके साहित्य सृजन यानी छायावाद से ही जुड़कर वो पुष्ट होता है क्या, उनका इतिहास विवेक और उनकी आलोचना उसी पर आधारित थी, छायावाद के समय। तो कह रहे हैं कि उससे आगे बढ़ करके वो नहीं सोचे, यानी उसी समय जिस समय की रचनाएं, जो सोच से रचनाएं लिखी जा रही थी, उसी सोच से वो अपना आलोचना लिखे या फिर इतिहास ग्रंथ लिखे। कह रहे हैं परवर्ती आलोचकों और इतिहासकार इसके लिए यदि नए साहित्य की ओर उन्मुख हों तो यह स्वाभाविक
और ऐतिहासिक क्रम विकास के अनुकूल है। और लेखक ये भी कह रहा है कि प्रवर्ती आलोचक यानी बाद में आने वाले जो आलोचक हैं या फिर इतिहासकार हैं, अगर इसके लिए यदि वो नए साहित्य की ओर जाते हैं, नए साहित्य की ओर जा रहे हैं, नया साहित्य लिखना चाह रहे हैं, तो यह स्वाभाविक है, ऐसा वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ऐतिहासिक क्रम विकास के अनुकूल है। और यह किसके अनुकूल है? ऐतिहासिक क्रम विकास के क्या है, यानी विकास के अनुकूल ही, अच्छी बात है। फिर कह रहे हैं उपयुक्त दोनों अध्ययन जिन स्वजनों को समर्पित हुए थे, पूरे ऐतिहासिक विकास का रेखांकन करते समय इस अवसर पर उनका स्मरण सहज और उचित है, तब वर्तमान अध्ययन उन्हें फिर से नए रूप में समर्पित हो। यानी जो वर्तमान अध्ययन है, जो वर्तमान में चल रहा है, वो फिर से नए रूप में उन्हें क्या है, समर्पित हो। यह उसी प्रक्रिया का अंग है। और यह उसी प्रक्रिया का अंग है, किस प्रक्रिया का, कि अगर वो नया इतिहास लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो स्वागत है, उसी प्रक्रिया का है, वो कर सकते हैं, उसी का अंग है। फिर कह रहे हैं कि आलोचना विवेक के स्रोत और प्रमाण रूप में, आलोचना विवेक के स्रोत, आलोचना क्या है, विवेक के स्रोत और प्रमाण रूप में आधुनिक कालीन साहित्य के विवेचन पर बल का औचित्य भी यहाँ देखा जा सकता है। और इतिहास और आलोचक, इतिहास और आलोचक दृष्टि, एक आपको यहाँ पे शीर्षक दिया गया है, यहाँ पे देखा जा सकता है, औचित्य भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तो एक बुक का नाम दिखाते हैं, यहाँ पे बुक लिखी गई है, इतिहास और आलोचक, इतिहास और, एक मिनट, इतिहास और आलोचक, आलोचक दृष्टि, क्या है, दृष्टि। ये 1982 में लिखा गया, यानी आधुनिक, ठीक है। कह रहे हैं कि शीर्षक पिछली पुस्तक के लिए जो कुछ तैयार हुई थी वह अब पूर्णतर और रचनात्मक रूप में प्रतिफलित हो रही है। यानी ये नई शीर्षक है, नई दृष्टि से इसे देखा गया है। यह लेखक के लिए आंतरिक तोष का विषय है, विशेषकर ऐसे समय में जब साहित्य के इतिहास लेखन को दुस्साध्य समझ कर छोड़ दिया गया। विशेषकर ये रचना ऐसे समय में आई जब साहित्य के इतिहास लेखन को माना गया कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, और ये समझ करके इसे छोड़ दिया गया था। और उसके स्थान पर साहित्य इतिहास दर्शन में बेनुपात रुचि बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना उचित होगा कि चंद्रबरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, देव, भारतेंदु के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और न केवल समकालीन संदर्भों में। कह रहे हैं कि अगर इन्हें समझना है तो न केवल इनको उन्हीं के युगों के संदर्भ में रख करके समझा जा सकता है और न ही केवल समकालीन संदर्भों में रख करके समझा जा सकता है। कह रहे हैं इतिहासकार का यह दायित्व है, इतिहासकार जो लेखक है उसका दायित्व है कि इन दोनों युगों का रिश्ता और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए वह रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे। इनका दायित्व है कि समकालीन और युगीन दोनों युगों का रिश्ता, क्या रिश्ता है और इनकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, किस क्रिया की वजह से प्रतिक्रिया के रूप में समकालीन आ गया, यानी कैसे बदलाव आया, ठीक है, उसे स्पष्ट करें और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उसका मूल्यांकन करें। और व्यापक परंपरा के अंतर्गत यानी विस्तृत उसका मूल्यांकन भी करें। इतिहास की इस प्रक्रिया
को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें। और इसे स्पष्ट करने के लिए यह बिल्कुल ज़रूरी है कि हमें युग विशेष की संवेदना को समझना होगा और उस युग के साहित्य में उसकी साझेदारी भी देखनी होगी कि उसकी कितनी साझेदारी है और साझेदारी का विश्लेषण कर सकें और उसका विश्लेषण भी करना होगा। अभी तक के इतिहासकारों में अब तक के जितने इतिहास लिखे गए हैं तो अभी तक के इतिहासों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्त कथन अलग होता है। ठीक है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है इसमें अब तक के जो इतिहास लिखे गए हैं, और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग है, दोनों अलग अलग हैं। जो इतिवृत्त कथन है यानी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो अलग है, और साहित्य धारा की जो दिग्दर्शन है वो क्या है, वो अलग है। यानी दोनों एक साथ नहीं है, मिल करके नहीं है, दोनों अलग अलग है। यहाँ प्रयत्न यह है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा परखा जाए। और लेखक कह रहा है कि जो मेरी बुक है यानी हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास है, इसमें यह प्रयत्न किया गया है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा और परखा जाए, अलग अलग नहीं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के अमुख यानी कि भूमिका में कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन की बात कही थी। अच्छा, जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन की ही बात कही थी। आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ देख सकते हैं कि शुक्ल जी परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ ही जो है साहित्य में परिवर्तन होता है, तो उसकी वो बात किए थे। कह रहे हैं कि आज की भाषा में चित्तवृत्तियों के संश्लेषण को संवेदना कहा जाएगा। कह रहे हैं कि आज की जो भाषा में हम चित्तवृत्तियों को क्या कहेंगे, उसके संश्लेषण को क्या कहेंगे, तो उसके चित्तवृत्तियों के संश्लेषण को ही हम कहेंगे संवेदना। संवेदना में बदलाव को समझने से साहित्य युगों की परिकल्पना, संवेदना में बदलाव को अगर हम समझ लेते हैं तो उससे क्या होगा कि साहित्य युगों की परिकल्पना और उनके बीच के महत्वपूर्ण अंतरालों को समझा जा सकता है, जो साधारण दृष्टि के लिए ओझल बने रहते हैं। इसलिए साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित करना इतिहासकार के कर्म का आवश्यक अंग है। तो ये भी पॉइंट आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कथन है यहाँ पे क्या कि इसलिए साहित्य और विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित करना इतिहासकार के कर्म का आवश्यक अंग है। ठीक है, ये पॉइंट इन्होंने किस पर जोर दिया है, इन्होंने संवेदना पर भी जोर दिया कि साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना, ठीक है, के विकास को भी क्या करना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए, उनको उसे भी दिखाना चाहिए। ठीक है, और ऐसा करना इतिहासकार का आवश्यक जरूरी अंग है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इतिहास का अध्ययन संपन्न होने पर अतीत और परंपरा की ओर दृष्टि जाना स्वाभाविक है। जब इतिहास का अध्ययन पूरा हो जाएगा तो उस पर जो है हम अतीत और परंपरा की ओर हमारी जो है दृष्टि जाना स्वाभाविक है, जाएगी ही। आधुनिक यांत्रिक सभ्यता से दूर यमुना कछार में बसे गांव कचपुरा यानी आगरा में अपने घरेलू पुस्तकालय की याद सबसे ऊपर है। और ऐसे में मुझे यमुना के कछार में बसे गांव, एक कचपुरा गांव है जो आगरा है में अपना एक घरेलू पुस्तकालय है, उसकी याद जो है सबसे ऊपर आती है। यानी लेखक बता रहा है कि उसकी याद सबसे ऊपर आती है। आजीविका को लेकर परिवार का संबंध कलकत्ता से रहा है, और आजीविका को लेकर कैसे जीवन जिया जाए तो उसको लेकर के परिवार का जो संबंध है वो कलकत्ता से रहा है। और 19वीं शताब्दी के अंत से इस क्रम में बंगाल के
पुनर्जागरण की कुछ झलक इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची थी। कह रहे हैं कि इसी क्रम में बंगाल के जो पुनर्जागरण, सबसे पहले बंगाल में जागरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ या आधुनिकीकरण हुआ, तो कह रहे हैं कि उसका जो असर है, उसका जो झलक है, सुदूर, बहुत दूर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक धीरे धीरे क्या होती है, पहुँची थी। घरेलू पुस्तकालय बहुत कुछ इसी सिलसिले से बना था, और इसी सिलसिले से जो हमारा घरेलू पुस्तकालय बना था, इसी का असर था। ठीक है, बंगाल का जो असर है वहाँ जागृत हुआ, वहाँ जागरण पहले हुआ, वहाँ पुस्तकालय खुले थे, तो उसी का प्रभाव था कि मेरे यहाँ भी पहुँच गया था, और इसलिए जो मेरे घर जो है एक घरेलू पुस्तकालय बना था, जिसकी शुरुआत पितामह पुरुषोत्तम दास चतुर्वेदी ने की थी। जिसकी शुरुआत किसने की थी, तो मेरे पितामह यानी दादा पुरुषोत्तम दास चतुर्वेदी ने की थी। उन्होंने न केवल पुस्तकों का संग्रह किया, बल्कि अनेक समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में उनकी पूरी रुचि थी। तो उनकी जो समसामयिक पत्र पत्रिकाएँ निकलती थी उसमें भी उनकी रुचि थी, पुस्तकों को भी इकट्ठा किए थे। और कह रहे हैं कि यद्यपि अपने व्यवसाय से उनकी इस रुचि का कोई संबंध नहीं था। लेखक ये भी कह रहे हैं कि जो जैसा उनका जो व्यवसाय था, जिस व्यवसाय को कर रहे थे, उस व्यवसाय से ये जो उनकी रुचि थी पुस्तकों की, इन पुस्तकों से उस व्यवसाय से कोई संबंध नहीं था। जैसे वो कह रहे हैं कि सरस्वती पत्रिका, विशाल भारत, माधुरी, चांद आदि कोई ऐसी पत्रिका न थी जिसे वे न मंगाते हों। ऐसी कोई भी पत्रिका नहीं थी जिसे वो मंगाते नहीं थे, सभी पत्रिकाओं को मंगाते थे। शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में वे मिडिल उत्तीर्ण थे। अगर शैक्षिक योग्यता कहें, पढ़े लिखे कितने थे, तो मिडिल पास किए थे। मिडिल यानी कक्षा 8 आप कह सकते हैं। और कह रहे हैं कि और अपने ग्रामीण अंचल के पहले विद्वत शिक्षित व्यक्ति थे, और अपने ग्रामीण क्षेत्र के या ग्रामीण अंचल के एक विद्वत, अच्छे से अच्छा शिक्षित व्यक्ति थे। ठीक है, विशाल भारत संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी के पिताश्री उनके मित्र थे, और विशाल भारत के जो संपादक रहे बनारसी दास चतुर्वेदी, ये पॉइंट हाईलाइट करेंगे। देखिए ये भी मिल गया आपको कि विशाल भारत के संपादक कौन हैं, तो बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी। फिर कह रहे हैं कि उनके जो पिताश्री थे वो उनके मित्र थे, और इसी नाते पत्रिका के आरंभ से उसके क्रमिक विकास में उनकी रुचि होना स्वाभाविक था। और वो जब संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी के जो पिताश्री थे, उनके जब वो मित्र थे, ठीक है, तो इसी नाते जो है पत्रिकाओं के आरंभ से उसके क्रमिक विकास में उनकी थोड़ा रुचि थी, क्योंकि मित्र थे उससे जुड़े हुए। पितामह के संग्रह को अगली पीढ़ी ने संवर्धित किया, और अपने प्रिय लेखकों की कृतियों से, जिनमें बड़ा भाग स्पष्ट ही उपन्यासों का था, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी और कुछ समकालीन कथाकारों की रचनाएं इस पुस्तकालय में थीं। बंगला भाषा के जो उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और उसी समय के जो भी अच्छे जो है उपन्यासकार या कथाकार रहे हैं, उनकी कुछ रचनाएं उस पुस्तकालय में, यानी घरेलू जो हमारा पुस्तकालय बना था उसमें थी। जॉर्ज रेनाल्ड के रहस्य रोमांच प्रधान उपन्यास भी उसमें मौजूद थे, और देवकीनंदन खत्री तथा इस प्रकार के जो अन्य लेखकों की जो तिलस्मी रचनाएं थीं वो भी उसमें मौजूद थीं। बंगला और अंग्रेजी उपन्यास अनुदित रूप में थे, और बांग्ला भाषा और अंग्रेजी भाषा के जो उपन्यास थे वो अनुदित रूप में यानी अनुवाद किए हुए थे, तो अनुदित पुस्तक भी उसकी थी।
कुछ नाटक, जीवनियाँ और सामयिक विषयों पर लिखी पुस्तकें भी हमारे पुस्तकालय में थी। मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती है, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना भारत भारती है, वो भी हमारे घरेलू पुस्तकालय में थी। पितृव्य मेघराज, भगवान दास, लक्ष्मण प्रसाद, राधा मोहन, दामोदर दास तथा ये सभी का नाम गिना रहे हैं, तथा पिता त्रिलोकीनाथ ने अपनी अपनी रुचि से इन पुस्तकों का संकलन किया। और उनके बाद के जो लोग भी आए वो लोग भी क्या करते गए, अपने अपने हिसाब से जो है अपने अपने रुचि के अनुसार पुस्तकों का उसमें और संकलन यानी संग्रह करते चले गए। यानी और पुस्तक मेरी जो घरेलू जो पुस्तकालय है वो धीरे धीरे थोड़ी बढ़ती चली गई। फिर कह रहे हैं गांव के रिश्ते के चाचा देवी प्रसाद और मदन लाल भी इस पुस्तकालय से जुड़े थे। और इसके लिए जो है हमारे गांव के दो और लोग थे, जैसे देवी प्रसाद और मदन लाल, वो भी इस पुस्तकालय से जुड़े हुए थे। कहना है कि इनमें जो मदन लाल चतुर्वेदी ब्रज भाषा के कवि थे, और इनमें से जो मदन लाल चतुर्वेदी हैं वो ब्रज भाषा के कवि थे और कलकत्ता में दैनिक लोकमान्य पत्र के संपादक भी थे। अपने छोटे भाई ब्रह्मानंद और बहन सत्यवती के सहयोग से माँ शांता की देखरेख में इस घरेलू पुस्तकालय की देखभाल हम लोगों का एक प्रियतर कार्यक्रम था, मुख्यतः अपने मनोरंजन के लिए। ये मनोरंजन के लिए ही जो है पुस्तकों की देखभाल हम लोग करते थे। सभी लोगों का ये सहयोग रहा उसमें, उसे पढ़ना उस मनोरंजन के तौर पे पढ़ेंगे अच्छा लगता है। करें कि वह सारा बिताया गया समय इस रूप में आगे उपयोगी होगा, इसका तब अनुमान नहीं था। कह रहे हैं कि वो जो समय हमारा, जो लेखक बता रहा है कि वो जो मेरा समय वहाँ पर बीता उस पुस्तकालय में, वह इस रूप में आगे इतना उपयोगी होगा, इसका मुझे तब अनुमान नहीं था। अब वह पिछली पीढ़ी तो स्मृति शेष है। लेखक कह रहा है कि अब जो वो पिछली पीढ़ी थी मेरी पुस्तकालय से जुड़े हुए लोगों की, वो तो स्मृति शेष है, खाली यादें रह गई हैं, जिसे आज प्रणाम निवेदित करके ही संतुष्ट हुआ जा सकता है। आज उन्हें प्रणाम करके और उनसे संतुष्टि मिल सकती है। कह रहे हैं कि साहित्यिक रुचि बनने के आरंभिक दिनों में सर्वश्री परमेश्वरी दास, कह रहे हैं कि मेरा जो साहित्य में जो रुचि बना उसका जो आरंभिक दिन था, यानी शुरुआती दिन, जब मेरा साहित्य में जो इंटरेस्ट आने लगा था, आने का जो आरंभिक दिन था, उन दिनों में सर्वश्री परमेश्वरी दास और शिवदत्त और जगदीश चंद्र और विट्ठल शर्मा चतुर्वेदी जैसे स्वजनों तथा पंडित राज बहादुर अवस्थी, प्रोफेसर C.N. चौहान, रेवरेंड R.G. स्लेटर, मौस्यो I.A. एक्स्ट्रास और प्रोफेसर द्वय धीरेन्द्र वर्मा, सतीश चंद्र देव और गुरुजनों आदि गुरुजनों का योगदान अविस्मरणीय है। कह रहे हैं कि मेरा जो साहित्य की ओर रुचि आया तो इन सभी लोगों के योगदान उसमें रहा है कि मेरा इतना इंटरेस्ट साहित्य में आ गया। कौन कह रहा है? ये नाम जो बताए हैं इन सभी को जो कह रहे हैं कि इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता, अविस्मरणीय है, कि इनके योगदान को मैं भुला नहीं सकता। इन्हीं का योगदान रहा कि मेरा साहित्य की ओर इतना झुकाव हो गया और साहित्य में मैं अपने आप को कुछ स्थान दे पाया। तो इन लोगों का जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। फिर कह रहे हैं कि पुस्तक का जो अधिकांश भाग है वो रामचंद्र शुक्ल शताब्दी वर्ष 1984 में लिखा गया है। कह रहे हैं कि इस पुस्तक का जो अधिकांश भाग है वो रामचंद्र शुक्ल के शताब्दी वर्ष, यानी जब रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ 1884 में, तो उनका शताब्दी वर्ष यानी कि 100 साल बाद, ठीक है, 100 साल का जब 100 साल पूरा हो जाता है तो उसे शताब्दी वर्ष कहा जाता है। तो अब 1984 हो गया तो शताब्दी हो गया, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल के शताब्दी वर्ष यानी 1984 में लिखा गया है। गत वर्ष तक आचार्य शुक्ल के संबंध में कई प्रकार के आयोजन हुए, जिनमें से कुछ में भागीदारी करनी हुई। कह रहे हैं कि उस गत वर्ष में यानी उस समय तक आचार्य शुक्ल के संबंध में कई प्रकार के जो है आयोजन होते थे, प्रोग्राम हुआ करते थे, जिनमें से कुछ में मैं भी भागीदारी किया हूँ, यानी कुछ में मेरी भागीदारी करनी हुई, यानी मैंने भागीदारी किया। इन गोष्ठियों की परिचर्चा में रामचंद्र शुक्ल जो गोष्ठियाँ होती थी, जो आयोजन होते थे, प्रोग्राम होते थे, जिसको आज हम गोष्ठियाँ कहते हैं, कह रहे हैं कि चर्चा परिचर्चा से रामचंद्र शुक्ल और उनकी इतिहास तथा आलोचना प्रक्रिया को लेकर अपनी अपनी समझ बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ कहना होता था, कुछ बताना होता था रामचंद्र शुक्ल के विचार, तथ्य, इतिहास इत्यादि पे, उनकी आलोचनाओं पे। तो कह रहे हैं कि ऐसे करने से जो है अपनी समझ बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उसका लाभ भी किसी न किसी रूप में इस अध्ययन तक पहुंचा हुआ है। और कह रहे हैं कि उसका लाभ भी किसी न किसी हद तक जो है इस बुक में आपको दिखाई देगा, यानी इस यहाँ तक पहुंचा हुआ है। आगे कह रहे हैं कि इतिहास लेखन के कई जोखिम हैं। कह रहे हैं इतिहास लिखने में कई जोखिम हैं। क्या समकालीन साहित्य को लेकर एक तो समकालीन साहित्य को लेकर के एक जोखिम है कि समकालीन साहित्य को उसमें कैसे समेटा जाए, फिर कितना समकालीन इतिहास में स्वीकार्य हो और उसमें से कितना हिस्सा, कितना अंग जो है समकालीन इतिहास में स्वीकारा जाए, कहाँ से लेकर कहाँ तक का हिस्सा जो है उसमें जो है समेटा जाए। कह रहे हैं फिर यह बराबर विवाद का विषय रहा है, और यह बराबर विवाद का विषय रहा है समय सीमा को लेकर कि कहाँ से कहाँ तक। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य में लिखा है। कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के प्रथम संस्करण में, पहले संस्करण में एक वक्तव्य दिए हैं और उसमें वो लिखते हैं कि, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, लिखते हैं कि पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था। यह आधुनिक काल के विषय में है, जिसको समकालीन कह सकते हैं। ठीक है, तो उस समय समकालीन था, इस समय समकालीन नहीं है, क्योंकि अब तो 2023 चल रहा है। ठीक है, जब ये पुस्तक लिखी जा रही थी उस समय ये समकालीन था, तो उस समय की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं उसके आगे की प्रवृत्तियों को सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी न माना, लेकिन कहते हैं पर जी न माना। कह रहे हैं कि समकालीन साहित्य इतिहासकारों जो अभी लिख रहे हैं उनके बारे में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल ले लेना ही है। पर फिर भी जी न माना, यानी जी कर रहा था छोड़ दें, लेकिन फिर जी न माना। और जो है वर्तमान के जो सहयोगी थे, हमारे मित्र दोस्त जो भी थे, जो इसमें सहयोग किए, सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया है। कैसे किया गया है? डरते डरते किया गया है कि किसी के बारे में कुछ गलत ना हो जाए। फिर कह रहे हैं अब ये कथन जो है, ये जो मैंने ग्रीन से जो है अंडरलाइन किया है हरा से, तो ये कथन शुक्ल जी का है। अब इसी को रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि इस जी न मानने के पीछे, ये जो जी न माना कह रहे हैं शुक्ल जी, तो कह रहे हैं इस जी न मानने के पीछे शुद्ध भावात्मक कारण नहीं, वरन क्या है, समकालीन साहित्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की उत्कट इच्छा थी। जी न माना के पीछे क्या था? समकालीन साहित्य के प्रति भी कुछ मैं कर जाऊं, उसका भी जो है हम थोड़ा
उसको भी प्रस्तुत कर जाऊं, ये उत्कट इच्छा थी उनकी, प्रबल इच्छा थी। जिसने इतिहासकार की साहित्य रुचि और उसके आलोचनात्मक विवेक के बनने में योग दिया, और वास्तविक कृतज्ञता ज्ञापन महज कहने से नहीं होता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तभी किसी एक लेखक द्वारा प्रस्तुत इतिहास क्रमशः इतिहास के सामान्य प्रवाह में स्वीकृत हो सकता है। तो ये भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई थी। अगले वीडियो में हम इस पुस्तक के संस्करण के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो है इस पुस्तक को फिर हम आरंभ करते हैं। यह पुस्तक हमने पहले बता दिया कि इस पुस्तक को जो है व्यास सम्मान मिला हुआ है और प्रमाणिक बुक है। तो यहाँ से प्रश्न जो है, चाहे यूजीसी नेट हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ हो, या फिर DSSS हो, DSSS इसका टीजीटी पीजीटी जो भी हो, या फिर NVS का टीजीटी पीजीटी, या फिर KVS का टीजीटी पीजीटी, या BPSC का टीजीटी पीजीटी, या यूपी टीजीटी पीजीटी, या राजस्थान टीजीटी पीजीटी, या फिर झारखंड टीजीटी पीजीटी, जो भी है, ठीक है। या फिर आप कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जैसे PhD का या फिर M.Ed का, MA का, जो भी है, तो हिंदी से संबंधित जहाँ भी आप एग्ज़ाम देते हैं, सभी जगह प्रश्न जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ से बनते हैं। हर लाइन से बनते हैं, प्रत्येक लाइन इनकी मोस्ट है। जैसे शुक्ल जी के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रत्येक लाइन इम्पोर्टेंस है। देखा जाए तो अब बच्चन जी की बुक से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो ये 3-4 जो इतिहासकार हैं, इनकी बुकें जो है प्रमाणिक हैं, और यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक को, और बच्चन सिंह की बुक भी पढ़ेंगे, और शुक्ल जी की भी बुक पढ़ी जाएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।